नमस्कार। समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए नमस्कार गौरव शर्मा की ओर से। मुद्रा, मनी, रुपए या धन, चाहे किसी भी नाम से इसे पुकार लीजिए, लेकिन यह सच है कि दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसके लिए आमतौर पर कहा जाता है कि यह सब कुछ तो नहीं, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं। चाहे हमारे घर परिवार की बात हो, चाहे प्रदेश और देश की बात, इस धन को सोच समझकर खर्च करना ही बुद्धिमानी कही जाती है। और यहीं हमारे सामने आता है वो दस्तावेज जिसे हम बजट कहते हैं। आज का दिन राजस्थान प्रदेश के इस वर्ष के खास दिनों में है, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट प्रस्तावित किया। बहुत सी खास घोषणाएं इस बजट में की गई हैं और इन्हीं बजट प्रस्तावों पर कुछ और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सक्सेना। नमस्कार। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और बजट संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस बजट की चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सक्सेना, इस बजट के बारे में कुछ बात आपसे करें उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे। न पूछो मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अब आप इसे मेरी तरफ से कही हुई लाइन मत समझिएगा, क्योंकि ये वो अल्फाज है, ये वो शेर है जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से, शुरुआत करने से पहले कही थी। एक मोटे तौर पर हम कैसे कह सकते हैं कि आज के इस बजट को जब प्रस्तावित किया तो मुख्यमंत्री जी के मन में किस तरह के हौसले और किस तरह का संकल्प उनके मन में रहा होगा? मुख्यमंत्री जी ये तीसरी बार उनका कार्यकाल है और बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जननेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और वो जानते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में चुनाव भी है। तो मैं ये कहूँगा कि उनका ये नीतिगत बजट नहीं बल्कि राजनीतिगत बजट ज़्यादा है जी। और जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं, वास्तव में वो थकने, यानी उनको मालूम है कि संसाधन हमारे पास कितने हैं और उन संसाधनों के बाद भी इस तरह की घोषणाएं करना, तो जो उनका जो शेर है उसके अमल करके उन्होंने की है। यानी जो संसाधन को देखें हमारे पास कितने हैं, यानी कि कम संसाधनों के बावजूद हमें आम जनता को किस तरह से राहत पहुंचानी है या किस तरह से हम एक बार तो घोषणा कर सकते हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे ये देखने की बात है। तो ये हौसलों की बात है कि संसाधन आपके पास है नहीं, तो ये और अपन कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं हौसलों की एक लंबी उड़ान है। और जैसा कि इस बजट के बारे में हम बात कहें और कुछ और मुद्दों पर हम चाहेंगे कि अलग अलग वर्ग को लेकर के हम आपसे संबंध में चर्चा करें, लेकिन कहा यह जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो बाकी के सारे सुख तो उसके बाद में आते हैं। तो शुरुआत चिकित्सा व्यवस्था से ही करना चाहेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के, आम जन के इस स्वास्थ्य को लेकर के क्या ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा इस बजट में की गई है? देखिए, जो अपने अखिल भारतीय स्तर पे आयुष्मान योजना चलती है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से चलती है और उसमें पिछले दिनों काफ़ी बड़ी संख्या में कार्ड बनाने का काम भी किया है सरकार ने और काफ़ी लोगों को उस दायरे में लाने का, क्योंकि बहुत अभियान चलाने के बाद का भी किया गया, बहुत अभियान चलाया। जन आधार कार्ड बनवाए गए लोगों के और काफ़ी अभियान करके उसको बनाया गया है। काफ़ी लोग, हर तबके के लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है जी। और उसमें एक अच्छी बात है कि उन्होंने अभी तक 5 लाख रुपए हैं, उसको 10 लाख रुपए करने की, इस बजट में उसको 5 से 10 लाख करने 10 लाख करने की घोषणा की है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, 10 लाख की है। लेकिन फिर भी ये जो सरकारी जो अस्पताल हैं उसमें तो लगभग फ्री है इलाज, उसमें तो वैसे भी कोई पैसा नहीं लगता, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ दवाई भी फ्री मिलती है पहले से। तो लेकिन ये जो बात है कि निजी अस्पतालों में इस योजना को किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, यानी कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन जो किया जाए, उसका प्रभावी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ। इसमें प्रोफेसर राजीव जी, ये देखने में आया था कि बहुत से लोग जो हैं वो कार्ड नहीं बनवा पाने के, जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़े अभियान तो चलाए गए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसके अभी कार्ड नहीं बन पाए, चिरंजीवी कार्ड। क्या इस बजट में उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान किया गया है? इसमें करा है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में करा है कि ऐसा, अगर मान लीजिए किसी के पास कार्ड नहीं है, गरीब तबके का आदमी है, तो वो जाए और वहाँ पे कलेक्टर्स को ये पावर दी है कि किसी के पास कार्ड नहीं है तो उसकी स्थिति को देखते हुए उसको इस योजना का लाभ दे दिया जाए।
इस तरह की बात इस बजट में की ये गई। तो एक वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी राहत की बात है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम बहुत ही ग्रामीण परिवेश की बात करें, हाँ। तो कार्ड बनवाए जाने की अगर किसी पेचीदा प्रक्रिया की वजह से अगर नहीं बनवा पाए तो जिला कलेक्टर को उसमें पाबंद किया है कि उसकी अभिशंसा पे उसको व्यक्ति को इलाज से वंचित ना रहे, उसका इलाज हो जाए। लेकिन वही बात है कि सरकारी अस्पताल में तो कोई भी जाए आज भी उसका इलाज होता है। जी। सरकारी जो अस्पताल, और राजस्थान में बहुत अच्छी बात है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी नीचे तक, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बहुत डेवलप हैं और लोग प्राइवेट डॉक्टर की बजाय गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाना पसंद करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं वो जो मुख्यमंत्री मुफ्त चिकित्सा और जांच योजना थी, मुफ्त दवा योजना, उसका भी काफी महत्वपूर्ण इसमें भाग रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जैसे जो निजी अस्पतालों में इस योजना को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करने की बात है, वो उनको करनी चाहिए। और दूसरे कुछ इलाज ऐसे हैं, जैसे कैंसर है, बहुत आज आम हो गया है और बहुत ज़्यादा कीमती है उसका इलाज, बहुत आम आदमी के अच्छा आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको भी इस दायरे में लाना चाहिए जी। और वो निजी अस्पतालों में भी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज की कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, जैसे यहाँ महावीर कैंसर है या महात्मा गांधी में अभी खुला है कैंसर का, तो ये बहुत महंगा इलाज और बहुत आम इलाज हो रहा है, बहुत आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह से टूट जाता है, पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस तरह की बीमारियों को भी अगर इसमें शामिल करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा फायदा जन जन तक पहुँचेगा जी। आज के इस बजट प्रस्ताव की अगर बात करें तो एक और महत्वपूर्ण योजना जिसकी इस बजट के घोषणा होने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, वो जुड़ी हुई है सीधे तौर पर कर्मचारियों से जी। कर्मचारियों को लेकर जो पेंशन स्कीम को लेकर के जो घोषणा की गई है, उसके बारे में हमें सविस्तार बताएं। बहुत ही एक ऐतिहासिक घोषणा है और 1 जनवरी 2004 से जो अपनी पेंशन योजना को बंद कर दिया था तत्कालीन केंद्रीय सरकार, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले कोई भी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा या एनपीएस या अन्य प्रकार की योजनाओं में वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि बाजार से लिंक्ड है और उसका वो फायदा भी नहीं मिल सकता जो कि पुरानी पेंशन योजना का है जी। तो ये 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए वो अभी मेरे ख्याल से 20-21 साल की सर्विस को नहीं बल्कि 16-17 साल की सर्विस को पूरा कर पाए हैं, यानी कि लगभग 2025-28 के बाद में उनका रिटायरमेंट शुरू होगा। तो मेरा को ये लगता है कि ये वाला जो आंदोलन है, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही है, कर्मचारियों को मिलता क्या है, उनको रिटायरमेंट के बाद कितना उनके खर्चे, परिवार के सब बच्चों को आज पढ़ाई शिक्षा इतनी महंगी है, कुछ अपने लिए नहीं बचता जी। तो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले समय में ये एक देश का प्रमुख आंदोलन बनने वाला है। लोकसभा में भी इसकी बातें उठ चुकी हैं, यूपी के कई सांसदों ने इस पेंशन योजना को लागू करने की बात कही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार ने पहल करके अपने कर्मचारियों के लिए वो पेंशन योजना बहाल की है, ये स्वागत योग्य कदम है। अब जैसा आपने बताया कि ये केंद्र सरकार की तरफ से अभी न्यू पेंशन स्कीम ही लागू है और आपने बताया कि उसमें मांग उठती रही है। हाँ। अब राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे प्रदेश हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार का जो ये कदम है ये एक बहुत बड़े पायोनियर, एक बहुत बड़े शुरुआती कदम के तौर पर उठेगा और इसको मिसाल के तौर पर अन्य राज्यों में और केंद्र के सामने पेश किया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान इसमें पहल ले ली है और दूसरे राज्यों में भी निश्चित सब कर्मचारी मांग कर ही रहे हैं कि पेंशन योजना को बहाल की जाए, तो राजस्थान उसका एक उदाहरण बन सकता है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी इस तर्ज पे अपने पेंशन योजना। देखिए सीधी सी बात है कि जब किसी चीज की बड़े स्तर पर मांग उठ रही हो, ऐसे में अगर एक प्रदेश उसको लागू कर देता है तो निश्चित रूप से दूसरे प्रांत के कर्मचारी जो हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में अभी मांग इसलिए कम है कि अभी वो उनका रिटायरमेंट एज पे नहीं पहुंचे जी। जैसे ही रिटायरमेंट एज पे जब वो लोग 2-4 साल में आने लगेंगे, ये कर्मचारी आंदोलन देश का बड़ा आंदोलन बनने वाला है। मुझे लगता है कि उससे पहले ही राज्य सरकारों को या केंद्रीय सरकार को ये कर दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस देश में एक बड़ा कर्मचारी आंदोलन मेरे हिसाब से होगा जो केवल पेंशन के लिए होगा। देखिए तो राजस्थान में राजस्थान सरकार की तरफ से इसकी पहल कर दी गई है, बहुत अच्छा, और एक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। प्रोफेसर सक्सेना, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए तो वो शुरू से, आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से ये समस्या रही है, पानी की समस्या। यानी चाहे कृषि से के जुड़े पानी की हो, चाहे पेयजल की हो।
राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना कहें या खेती के लिए परियोजना है पूर्वी राजस्थान की केनाल प्रोजेक्ट। उसके लिए इस बजट के लिए क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया है? ये इसमें एक बार इस पूर्वी राजस्थान जो अभी अछूता है, जिसमें मुख्य रूप से धौलपुर, भरतपुर और ये करौली और अलवर ये क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में। अभी तक जो भी योजनाएं बनी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तक में जो बिल्कुल रेगिस्तान थे, इंदिरा गांधी कैनाल आने से वहां पर पानी गांव-गांव तक सरसब्ज हो गए वो पूरे, और आज वहाँ की जमीनों के दाम बढ़ गए। वहाँ आज पंजाब के बाद राजस्थान कृषि उत्पादन में उस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ पर केवल पानी की कमी है। इधर पूर्वी राजस्थान में कोई योजना ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक आयोग का गठन करने का अभी एक प्रस्ताव दिया है जी। जो आगे जाके निश्चित रूप से मूर्त रूप लेगा। अभी आयोग गठन होगा तो निश्चित योजनाएं बनेंगी, किस तरह से वहाँ पे कोई डैम बनाया जाए, क्योंकि हमारे राज्य से चंबल निकलती है, हमारे पड़ोस में मथुरा से यमुना जी निकलती है, तो यमुना जी का पानी भरतपुर में लाने का बहुत काफी पुराना लंबे समय से लोगों को वादा है, चुनाव में करते हैं, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी भरतपुर की जनता पानी के कारण काफी परेशान है। मेरा गांव खुद डीग है, डीग में खारा पानी है, पीना पानी है नहीं। तो इसलिए ये अगर पूर्वी राजस्थान के लिए जो योजना की घोषणा की है कि एक निगम का गठन किया जाए, जो निगम का गठन होगा तो कुछ गतिविधियां शुरू होंगी और निश्चित रूप से आगे भी उसमें काम होगा। और वो निगम ये योजनाएं बनाएगा कि किस तरह से चंबल के पानी का उपयोग करा जाए, यमुना जी के पानी का उपयोग किया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और पूर्वी राजस्थान की जो पानी की मांग है वो हम आगे आने वाले वर्षों यानी कि हम इस बजट के बाद ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत आगे इस तरफ बढ़े हैं कि एक इसका गठन कर देने से कुछ एक स्टेप कम से कम हम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। इस बजट के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार किसान बजट एक अलग से बजट के रूप में कहा जाएगा और इससे आम किसानों के मन में ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि किसानों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। प्रोफेसर सक्सेना, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब किसान बजट बता करके एक अलग से बजट दिया गया है तो इस बजट में किसानों के लिए कौन कौन सी ऐसी, अन्नदाता के लिए कौन कौन सी प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं? देखिए, ये भी मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि चुनावी बजट के रूप से अलग से किसान बजट प्रस्तुत किया है, जबकि बजट में किसानों में अपने कृषि के लिए पूरी तरह से योजनाएं रहती हैं। लेकिन इस बार अलग से किसान बजट जो उसको हाईलाइट करने का नहीं, कम से कम इसमें ये लगता है कि कम से कम किसानों सरकार का एक विशेष फोकस जो है वो अन्नदाता वर्ग की तरफ तो एक ये उनकी मंशा, अगर इस तरह से कहें कि किसानों को लुभाने के लिए, किसानों को करने के लिए, तो ये भी एक स्वागत हम कर सकते हैं। और इसमें जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपए का जैसे प्रस्ताव किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ का, हालांकि ये राशि बहुत कम है लेकिन एक बार शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2000 करोड़ रुपए की बात की गई है। खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना पर काम करने की बात कही गई है। जैसे आवारा पशु हैं, नीलगाय, और उनको क्या खेतों में आ जाते हैं और उनको नुकसान कर देते हैं, तो उसकी तारबंदी के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन देने की बात की गई है। किसानों के सोलर पंपों से सिंचाई जो अभी डीजल पंप से चलते हैं, तो उस डीजल पे निर्भरता कम हो, सोलर पंपों पे सरकार ने रियायत देने की बात की है। तो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो कृषि योग्य भूमि के पास ही लगे, जिससे उसका किसानों को दूर ले जाना नहीं पड़े। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग मिशन के संबंध में कुछ चर्चा की गई है। जी हाँ। क्या आपको लगता है कि ये फूड प्रोसेसिंग जो सिर्फ खाद्यान्न बेचने के अलावा उसको प्रोसेसिंग के यूनिट्स को भी काफी किसानों के सामने समस्या रहती थी, मंडी पे ले जाना या उन यूनिट्स में ले जाना, एक अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन करना आम किसान के बस की बात नहीं थी और वो करता भी नहीं था। इसमें बिचौलिए हावी रहते थे। लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं अगर मंडी के पास ही आ जाएंगी या किसान के ग्रामीण इलाकों में आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा और जो इस तरह के उद्यमी हैं जो इस तरह का काम करते हैं फूड प्रोसेसिंग का, उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये भी एक बात है। महंगे कृषि यंत्रों को कस्टम से मुक्ति की बात है। 5 डेयरी बूथ की बात है। पशु आहार की गुणवत्ता की जांच की बात है। घोषणाएं बहुत सारी हैं तो और अलग से बजट है, लेकिन इन सब 2000 करोड़ जैसे कृषि मित्र योजना की बात उन्होंने कही है साथ। लेकिन ये सब योजनाएं हैं बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अभी भी हमारा किसान
जो पिछली बजट की यानी जब सरकार आई थी कि कर्ज माफी के बारे में बात कर रहा है जी। और उसमें वो अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है कि मेरे को छला गया कि किसानों को कर्ज माफी 10 दिन में कर्ज माफी की आज तक नहीं हुई है। जी जी। आज तक केवल कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक्स के कर्ज थे माफ हुए, मतलब सहकारी बैंकों की तरफ से तो कुछ प्रयास लगा, सहकारी बैंकों के कमर्शियल बैंक्स की तरफ से कमर्शियल, हाँ अब वो कहते हैं कि साहब केंद्र सरकार इसमें वो सहायता कर, केंद्र सरकार से पूछ के किया था कि आपने, जब आपने अपना हौसला बढ़ा के अपने लिए किया है तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज किसान बहुत ज़्यादा नाराज है राजस्थान में, लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए कृषि बजट की घोषणा, लुभावनी घोषणा की है। अब उसमें भी इस घोषणा ही रह जाएगी या उसमें कितने हद तक मुख्यमंत्री जी सफल होंगे? जैसा कि एक आपने तकनीक की बात कही, एक राजस्थान कृषि तकनीक मिशन की बात की गई है, तो क्या ये बजट का एक प्रयास है कि राजस्थान के किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों से परिचित कराया जाए और उसमें उनको आगे इसमें बढ़ावा दिया जाए? निश्चित रूप से ये तो हमेशा प्रयास रहता है, इस बजट में भी है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि 2 साल हमारा पूरा विश्व, पूरा भारत, राजस्थान भी एक महामारी से चपेट में रहा है, लेकिन हमारा कृषक ही है, अन्नदाता ही है जिसने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। उनके पास वही परंपरागत साधन है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी इतना उत्पादन किया और इस बार भी बम्पर उत्पादन पूरे देश में होने वाला है कि किसानों ने कभी भी किसी विदेशों पे आश्रित रहने के लिए हमें नहीं कहा, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है इस महामारी में भी। निश्चित रूप से अन्नदाता वर्ग को हमारा नमन होना चाहिए कि उन्होंने पूरी मेहनत, मतलब पूरा खाद्यान्न जो है कहीं भी कमी किसी प्रकार की कोरोना काल में नहीं आई और भरपूर जो जितना लोगों को भरपेट खाने के लिए मिल सकता था हमारे अन्नदाता ने, किसान ने मुहैया कराया, बहुत लिमिटेड साधनों के बाद। जी, हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण जो है वो भी राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है। इस बजट में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए ऐसे कौन से प्रावधान आपको लगते हैं जिनकी इस बजट में घोषणा की गई है? सामाजिक न्याय का तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इसमें जो मेन जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए बजट में घोषणा की गई है कि उनको कुछ उनके उद्योग धंधों को लगाने के लिए उनको रियायत दर पे उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहनों को जो है वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर दिया गया है उस पे, और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे वाहन रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी उनका नहीं लगेगा। तो ये भी बात है। उनके जो कर्ज मुक्त है, बिना ब्याज के उनको उसके लिए लोन मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, दिव्यांग को आने जाने में असुविधा नहीं हो और उनको कुछ अपने उद्योग धंधों को, छोटे मोटे रोजगार को लगाने के लिए भी जो बिना ब्याज जो ऋण की व्यवस्था है वो दिव्यांगों के लिए की गई जी। और एक इसमें और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं वो प्रोफेसर सक्सेना की जयपुर के पास जामडोली में एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की एक अवधारणा इस बजट में प्रस्तावित की गई है। क्या आपको लगता है कि दिव्यांगों के उच्च शिक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा? बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे एक स्कूल चलता है दिव्यांगों का और पिछली बार उसमें भी बहुत अनियमितताएं देखने को मिली थी, लेकिन अगर दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की बात उठी है इस बजट में तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे निश्चित रूप से जो उनका पढ़ाई का लेवल है या उसमें वो विश्वविद्यालय उनके बीच में जाके ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा स्प्रेड होगा एजुकेशन का। तो जो एक दिव्यांग अगर हमारा शिक्षित हो जाएगा तो अपने पैरों पे आसानी के संग खड़ा हो सकता है, रूप से सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, महत्वपूर्ण काम है। और इसकी अब घोषणा है, कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे ये सरकार को देखना पड़ेगा। और वास्तव में सरकार को ऐसा लगता है जो उनकी अगर भावना है तो इसके लिए तुरंत उसको पहल करके बजट एलोकेशन करना चाहिए और उसकी पहल करके उसको खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, राजस्थान प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में एक पर्यटन से जुड़े हुए राज्य के रूप में माना जाता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य में पर्यटन, राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोफेसर सक्सेना, पर्यटन को लेकर के इस बजट में किस तरह के बजट प्रावधान प्रस्तावित हैं और क्या ऐसे कदम हो सकते हैं जिससे आपको लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? राजस्थान में पर्यटन का जो व्यवसाय है बहुत बड़ा है। राजस्थान उन देश के लोगों, मतलब पूरे देश में राज्य है जहाँ पर कि हमारे रेगिस्तान भी है, जहाँ पे हमारे खेती भी है, हरियाली भी है। तो लोग अपने जैसलमेर में सन ड्यून्स को देखने ही आते हैं, ढोरों को देखने आते हैं नवंबर में। इधर
क्या कहते हैं, अजमेर के पास पुष्कर में इतना बड़ा मेला उसी को लेकर होता है, बहुत सारे फेयर, हर चप्पे चप्पे की एक अपनी तो ये राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इस बार बजट में उसको उद्योग का दर्जा दिया है। अच्छा, ये बहुत देने की बात की है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं कि उद्योग पर्यटन को उद्योग का दर्जा किए जाने की मांग भी कोई आज की नहीं है। हाँ, बहुत पुरानी मांग, बहुत लंबे समय से, खासतौर पर राजस्थान के लिए ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही जी, बहुत लंबे समय से मांग की जाती रही है और उद्योग का दर्जा देने से कई रियायतें जो उद्योग को मिलती थी वो अब पर्यटन उद्योग को भी मिलने लगेंगी। और इसमें 2000 करोड़ रुपए का एक जो प्रावधान किया गया है कि जो विकसित करने का, जो 150 साल से पुराने हेरिटेज होटल थे उनको भी रियायत देने की बात की गई है, जो हेरिटेज हवेलियां थी। और उसके बाद जो पुरानी सरकारों ने एक बार किया कि हेरिटेज जो हवेलियां हैं उनको होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो 150 साल से पुराने भवनों को भी इस तरह की बात है। मैं मानता हूं कि अगर इसको उद्योग का दर्जा मिला तो निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटन का एक और अधिक इसमें लोग आकर्षित होकर आएंगे, क्योंकि जो प्रदेश पहले से ही दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहां अगर पर्यटन एक उद्योग के रूप में हो तो निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक और प्रावधान जिसके बारे में हम आपसे चलने से पहले, आपको विदा देने से पहले करना चाहेंगे, राजस्थान गारंटी सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की इसमें घोषणा की गई है। प्रोफेसर सक्सेना, ये एक्ट क्या है और इससे हम किस तरह के एक सेवा सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? अभी इसमें जैसे कि यानी जो पे कमीशंस आएंगे उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और अभी जो पुराना पे कमीशन आया था 7th पे कमीशन में, उस पर भी कई प्रावधानों को यहाँ लागू नहीं किया था, लेकिन इस बजट में ये घोषणा की है उन कर्मचारियों के लिए कि वो जो पे बैंड या उस तरह की मांग थी कर्मचारियों की वो पूरी करने की बात है। इसमें जैसे आम जन को जो सरकारी सेवाओं को लेने में लगने वाला समय और उसको रेगुलराइजेशन की, क्या इसमें कोई ये अभी जो जिस तरह का, जी बिल्कुल, जिस तरह का भी वातावरण राजस्थान में चल रहा है तो वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि अभी रीट की परीक्षा रद्द हो गई और उसके नकल की बात है। अभी RAS की जो परीक्षा की लोग ये इस संबंध में, लेकिन ये है कि एक बजट में प्रस्ताव दिया जाना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम होता है, क्योंकि अगर एक सर्विस गारंटी दिए जाने की इतने समय में वैकेंसी निकलेगी, इतने समय में पूरी हो जाएगी, ये एक बहुत बड़े, अब ये एक बहुत यहाँ पे पिछले 10 सालों में 4 बार ही RAS के एग्जाम हुए, 10 साल में 4 बार, जो हर साल होने चाहिए। UPSC हर साल करता है, लेकिन अपन क्यों नहीं कर पाते? क्या उसमें कमियां रहती हैं? तो ये गारंटी स्कीम आएगी अगर इस तरह की, तो कर्मचारी भर्ती में इसकी फायदा मिलेगा यहाँ के युवाओं को, और एक निश्चित गारंटी मिलेगी इतने समय में हम अप्लाई करेंगे तो इस योजना का लाभ। एक शहरी विकास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, और खासतौर पे जयपुर में, क्योंकि जयपुर देश के उन गिने चुने शहरों में से है जो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। एक आबादी का एक बहुत बड़ा विस्तार जयपुर में देखने को आ रहा है। विकास के साथ साथ जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास, यातायात के लिए ऐसी कौन सी विशेष घोषणाएं इस बजट में? ये इसमें एक तो सारे ही जो एक MLA के लेवल पे 10 करोड़ रुपए की रोड्स का जैसे है प्रस्ताव, वो प्रस्ताव है, तो विधानसभा क्षेत्र में है, तो उससे काफी राहत मिलेगी, काफी बजट एलोकेशन हो पाएगा। और हर, मतलब जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के जो जितने भी एरिया हैं, जितने भी हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो बजट में इसमें प्रावधान किए गए हैं विधायक कोष के हिसाब से, उनका हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की राशि देंगे वहाँ के, वो निश्चित रूप से उस इलाके के विकास के लिए। और जयपुर वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि जो जयपुर में जो फेज 1 है, जो मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ है, उसको भी ट्रांसपोर्ट नगर तक आगे विस्तारित किए जाने, मेट्रो के फेज की घोषणा की है। और उसके बाद दूसरे फेज के का भी, जिसको जयपुर की जनता बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है, जो सीतापुरा से लेकर के अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस बजट के प्रस्ताव में, देखिए पिछले 50 सालों में केवल 4 स्टेट में मेट्रो थी, स्टेट में 4, और अब 17 स्टेट में, तो निश्चित रूप से हम तो राजस्थान को भी लाभ लेना चाहिए, राजस्थान में भी राजस्थान को बिल्कुल लाभ लेना चाहिए कि यहाँ मेट्रो का विस्तार मिलना चाहिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से बजट प्रस्ताव लेकर के आए हैं, प्रोफेसर सक्सेना ने बताया कि निश्चित रूप से एक आम जन को प्रभावित करने वाले और आम जन को लुभाने वाले बहुत सारे वायदे, बहुत सारे प्रस्ताव इस बजट में किए गए हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने परिचर्चा में कई बार इस बात को कहा कि एक
घोषणा होना और घोषणा को तुरंत लागू किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जो प्रस्ताव लाए गए हैं, वो बहुत जल्दी एक अमली जमा पहन पाएंगे और प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिलेगा। आज के हमारे इस बीच बहस में हमारे साथ बजट 2022-23 पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सक्सेना। प्रोफेसर सक्सेना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रदेश का ये प्रस्तावित बजट प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज का ये बीच बहस कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।